सो एक मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ रियल पायरेट्स वर्सेस वन पीस पायरेट्स के एपिसोड नंबर 2 में। अगर तुम लोगों ने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो शायद तुम लोग को नहीं पता होगा किस एपिसोड में किस बारे में बात होने वाली है, बट टेंशन मत लो, एक्चुअली में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस 2 वीडियो की सीरीज में हम बात करें कुछ ऐसे पायरेट्स की जिन्होंने एक्चुअली में वन पीस के पायरेट्स को इंस्पायर किया है, मतलब मोटा मोटा वन पीस को जहां से इन पायरेट्स के लिए इंस्पिरेशन मिली है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं तुम लोग को बता दूं, ओडा सेंसे एक्चुअली में रियल वर्ल्ड से बहुत सारी चीजों को उठा के वन पीस के वर्ल्ड में मॉडिफाई करके डालते हैं, और इसके कई सारे एग्जांपल्स तुम्हें इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। बट अपने रियल वर्ल्ड में गोल्डन एरा यानी कि 16,000s में जब कैरिबियन सी बहुत एक्टिव था, जब इंग्लिश ट्रेडर्स इधर उधर ट्रेड किया करते थे तो उन्हें लूटने वाले बहुत सारे पायरेट्स हुआ करते, उन्हीं को स्टडी करने के बाद ओडा सेंसे ने बहुत गजब गजब के कैरेक्टर्स डिजाइन किए हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है भाई मैं कोई मजाक करने वाला हूं, तो भाई इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्लैक बियर्ड की, व्हाइट बियर्ड की एंड इवन तुम्हारे लेजेंडरी गोल्डी रॉजर के बारे में भी। ये तीनों ही पायरेट्स बहुत ही बड़े बड़े पायरेट्स से इंस्पायर्ड है, और एक्चुअली में गोल्डी रॉजर वाला जो है ना बंदा, उसने सच में लोगों को समुद्र में उतरने पे मजबूर कर दिया था, और आज तक उसका खजाना कोई नहीं खोज पाया। हाँ भाई, रियल वर्ल्ड में। अगर तुम लोग को भी जानना है इस बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पक्का प्रॉमिस करो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल्दो मैंने उस वीडियो को कुछ समय पहले रिकॉर्ड की थी तो उसमें कोई ये सब सेटअप वगैरह नहीं था, तो तुम्हें फेस कैम वाली वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, बट आई नो यू गाइज विल एंजॉय द AMV एडिट। तो गाइज अभी ना वेस्ट किए, लेट्स बिगिन। नंबर 6, कैप्टन यूस्टस किड। तो आई थिंक कैप्टन यूस्टस किड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। रिसेंट के एपिसोड में हमने देखा था कि इसने भी ट्रफल्गर लॉ के साथ मिलकर बिग मॉम को डिफीट किया था। इसका डेविल फ्रूट वन ऑफ ए काइंड मैग्नीटो की याद दिलाता है, क्योंकि इसके पास वही मैग्नेट वाली पावर्स हैं। और लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर है पूरे वन पीस का। इसका बिल्कुल एक पंख जैसा लुक है, और इसके सारे के सारे मूव्स में भी पंख इंक्लूडेड रहता है। ये और इसका फर्स्ट मेट, ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स हैं एंड पॉसिबली सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स इन दी वन पीस वर्ल्ड। लेकिन इस बंदे का भी इंस्पिरेशन लिया गया है, एक नहीं इनफैक्ट 2 पायरेट से। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है विलियम किड, जिसे कैप्टन किड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक स्कॉटिश प्राइवेटियर था। प्राइवेटियर मतलब वो लोग जो कि अपना खुद का प्राइवेट शिप लगते थे वॉर टाइम के लिए। इतने समय तक ये पायरेट नहीं था। इसको गवर्नमेंट काम देती थी कि दूसरे एनिमी शिप्स पर अटैक करो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो स्टार्टिंग के टाइम में इसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसके जो बोट का हैंडल है वो गलत डायरेक्शन में घूम गया और ये एक पायरेसी की तरफ बढ़ गया। 1696 में किड को एक मिशन मिला ब्रिटिश अथॉरिटीज से कि तुम्हें जाके इंडियन ओशियन और रेड सी में जितने भी पायरेट्स हैं इनको हंट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग यूरोपियन शिप्स को लूट लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये वहां पर गया तो, लेकिन इसको ज्यादा पायरेट्स मिले नहीं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और क्योंकि इसको पैसे वैसे भी चुकाने थे तो डेस्परेट भी हो गया था। 1697 में इसने एक मर्चेंट शिप को भी कैप्चर कर लिया, जिसमें बहुत महंगे सामान थे। और ऑल्दो ये कोई पायरेट्स को लूटने जैसा शिप नहीं था, लेकिन क्योंकि ये शिप बहुत ज्यादा पावरफुल लोग को बिलोंग करता था, इसी वजह से इसे भी पायरेट के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद किड अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ सेल करने लगा, इस होप में कि वो अपने नाम से पायरेट हटा लेगा और ये प्रूव कर पाएगा कि उसने अथॉरिटी के अंडर में एक्ट किया था। लेकिन फिर भी उसे बोस्टन में पकड़ लिया गया 1699 में, और फिर इसे इंग्लैंड भेज दिया गया ट्रायल के लिए। 1701 में इसे मर्डर और पायरेसी के लिए गिल्टी पाया गया, और फिर मई 23, 1701 में इसे फांसी की सजा दे दी गई लंदन में। इसका एक्सिक्यूशन पब्लिक था और इसकी बॉडी को थेम्स रिवर के ऊपर लटका दिया गया था। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही थी जितनी मैंने बता दी, इसने और भी कांड किए थे, तो तुम जाके इसकी विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में है वहां पर। ये तो इसके कैप्टन किड वाले नाम की बात हो गई। इसका जो नाम यूस्टस है वो एक्चुअली में एक यूस्टेस द मॉन्क नाम के आदमी से आया हुआ है, जो कि 13th सेंचुरी में रहा करता था, यानी कि गोल्डन एज ऑफ पायरेसी से बहुत पहले। ये मिडिवल एज का पायरेट था और एक प्राइवेटियर भी था। इसका जन्म तो 1170 में हुआ था फ्रांस में, और पहले तो ये मतलब होली काम किया करता था और फिर मॉन्क वगैरह बन गया, लेकिन बाद में इसको उतना मजा नहीं आया तो उसने मॉन्क वाला काम क्विट कर दिया। और इस बंदे का भी थोड़ा नेचर पंक टाइप का था, जिसकी वजह से उसने मोनेस्ट्री को छोड़ दिया और फिर वो निकल आया पायरेसी और वारफेयर के बीच में। इंग्लिश चैनल्स और उसके आसपास के सी में ये ऑपरेट किया करता था। इसके पास काफी बड़ी फ्लीट थी और काफी सारे किनारे पे जो टाउन्स और शिप्स हुआ करते थे उन पे ये रेड मारता था। उसने इंग्लैंड और फ्रांस के काफी सारे शिप्स वगैरह को भी लूटा, जिसकी वजह से इस बंदे को लेके खौफ काफी बढ़ गया था। इसका करियर पीक साल 1200 में पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक पायरेट नहीं था बल्कि काफी अच्छा मिलिट्री लीडर भी था। मतलब कुछ टाइम पर ये एक मर्सनरी की भी तरह एक्ट करता था, मतलब जॉन विक टाइप का काम करता था। और इसने कई बार फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के लिए भी फाइटिंग की है। ये समय समय पर अपनी अलायंस को स्विच करता रहता था इन दोनों के बीच में, और दोनों साइड से मतलब पटगोल की तरह खेलता रहता था ताकि इसका खुद का फायदा होता रहे। 1217 में एक फ्रांस की तरफ से फाइट हो रही थी जिसमें ये लोग हार गए थे, जिसकी वजह से
से यूस्टस वहां से भाग गया और उसको वापस से अपनी पायरेसी कंटिन्यू करनी पड़ी, जिसके बाद अगले ही साल इंग्लिश फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया। इंग्लिश फोर्सेस से मेरा मतलब है वो ब्रिटिश फोर्सेस जो कि दुनिया पे रूल किया करते थे। पकड़े जाने के बाद इसको रोचेस्टर कैसल में रखा जाता था जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में था और 1219 साल में इसको दे दिया गया फांसी की सजा। भले इसके एक्शंस बहुत ज्यादा वायलेंट थे और ये बिल्कुल भी रहम वगैरह नहीं दिखाता था, लेकिन फिर भी एक लेजेंडरी फिगर रहा है पायरेट्स की हिस्ट्री में और बाद में इसके ऊपर चल के बहुत सारी कहानियां बनी जिनमें से एक हम अभी भी पढ़ रहे हैं। और नंबर 4 पर आती है अपनी यामाटो। हाँ, वही अपने काइडो की बेटी, बेटा। और ये अपने आप को कोजुकी ओडेन भी बताती है। इसने लिटरली काइडो यानी कि वन ऑफ द योंकोस से भी फाइट की है और उसको ठीक ठाक टक्कर भी दी थी। ऑल्सो अ यूजर ऑफ कॉन्कुरर्स हाकी। न बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह इसका भी एक रियल वर्जन एग्जिस्ट करता है, बट ये पायरेट नहीं था और इस बंदे का नाम था यामाटो टाकेरू। यामाटो टाकेरू एक प्रिंस था और थर्ड सन था एम्परर केको के, जो कि 12th एम्परर थे जापान के। अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी इन्हें बहुत ज्यादा ब्रेव और मिलिट्री एबिलिटी वाला हीरो माना जाता था। इनका नाम भी टाकेरू था जिसका मतलब ही ब्रेव वॉरियर होता है। एक जो सबसे पॉपुलर स्टोरी थी जिसमें यामाटो टाकेरू था उसका नाम था द टेल ऑफ हेवनली बो। इस कहानी में यामाटो टाकेरू को एक मिशन पर भेजा जाता है उसके बाप के द्वारा, जहाँ पर उसको एक रेबेल चीफ को पकड़ना होता है। अब जिस गुफा में ये चीफ छुपा हुआ था उसके जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा सा सांप घूम रहा था। टाकेरू ने इस बड़े से सांप को मार डाला जिसकी वजह से सनलाइट वापस से दुनिया में आ गई और इस एक्ट को बहुत ज्यादा हीरोइक इवेंट बताया गया और इसकी वजह से यामाटो क्लैन में वापस से एकता आ गई ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यामाटो टाकेरू जो है ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी जापानीज कल्चर और उनकी हिस्ट्री में यामाटो टाकेरू की पूरी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा घुसी हुई है। तो इसी वजह से हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट चलता रहता है कि आखिर फैक्ट्स क्या है और माइथोलॉजिकल चीजें जो बना दी गई है वो क्या है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और सेलिब्रेटेड कैरेक्टर है जापानीज फोल्कलोर में। और ऐसा ही बताया जाता है कि कंट्री के नेशनल आइडेंटिटी में भी इनका काफी एसेंशियल रोल है। और आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यामाटो नाम से आपको काफी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे एनिमे वर्स में। एंड इवन गेम्स में भी यामाटो नाम के कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्जिल की जो स्वॉर्ड है उसका नाम यामाटो है। नंबर 3 पे आता है कपोनी गैंग बेजी। मुझे पता है बेजी के आप लोग इतने ज्यादा फैन नहीं हो, लेकिन ये बंदा जिस कैरेक्टर पर इंस्पायर्ड है ना वो बहुत बड़ा नाम था अर्लियर टाइम्स में, और ये बंदा इंस्पायर्ड था अल कपोने से। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा और इसका असली नाम था अल्फोंसे गैब्रियल कपोने, जो कि एक बहुत बड़ा अमेरिकन गैंगस्टर था और काफी बड़ा क्राइम बॉस था ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन एरा, और ये 1920s और 1930s के बीच में था। इसका जन्म 17 जनवरी 1899 में हुआ था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, और इसके जो माँ बाप थे वो इटालियन थे, वो इमिग्रेंट थे, मतलब अमेरिका में रहने आए थे। समय के साथ कपोने एक बहुत ही पावरफुल और रूथलेस क्राइम बॉस बन गया, जहाँ पर इसका मेन अड्डा था शिकागो में। वो काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, जैसे कि बूट लेगिंग, इसका मतलब होता है कि इलीगल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना अल्कोहल का। इसके अलावा गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन। इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस था वो था इलीगल अल्कोहल पर कंट्रोल। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना या फिर दारू बेचना ये पूरी तरह से इलीगल था यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी ये बंदा ये सारे काम करता था अंडरग्राउंड लोगों के साथ मिलके और काफी बड़ा प्रॉफिट बनाने लगा। इसने आगे चल के एक क्राइम ग्रुप भी बना जहाँ पर ये जज को, ऑफिसर्स को और पॉलिटिशियंस को रिश्वत दिया करता था। इसकी वजह से कभी पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी इतने सारे हाथ पैर मारने के बाद इसे फाइनली पकड़ लिया गया टैक्स इवेजन के चलते, और 1931 में इसको कॉन्विक्ट कर दिया गया और 11 साल की जेल भेज दी गई। इसके इन सारे कांड का सबसे बड़ा इफेक्ट बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, क्योंकि अल कपोने एग्जाम्पल बना काफी सारे मूवीज का, बुक्स का और टीवी शोज का, और अगेन उनमें से एक एग्जांपल हम लोग आज भी एक देख रहे हैं। खैर अब इन सस्ते लोगों को साइड करते हैं और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड है कि कुरोहिगे द कैप्टन ऑफ ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, और आप ये भी कह सकते हो मेन एंटागोनिस्ट ऑफ वन पीस। ये पहला ऐसा बंदा है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट्स हैं, और ये इस टाइम पर एक योंको है और पहले ये वॉरलॉर्ड भी रह चुका है। ब्लैक बियर्ड नाम, ये नाम ही एक असली पायरेट से लिया गया जिसका नाम था एडवर्ड टीच, जिसे पूरी दुनिया ब्लैक बियर्ड के नाम से जानती थी। गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में 18th सेंचुरी के दौरान ये दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक पायरेट हुआ करता था। और पता वन पीस वर्ल्ड में 2 और कैरेक्टर्स इसी पायरेट से इंस्पायर्ड थे, जिसमें से सबसे पहले थे ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, जहाँ पर एडवर्ड न्यूगेट में से एडवर्ड का जो नाम है वो एडवर्ड टीच से ही लिया गया था। और कई बार एडवर्ड टीच को एडवर्ड टैच भी बुलाया जाता था, तो वहीं से उसका क्रूमेट जिसका मर्डर किया था ब्लैक बियर्ड ने, वहीं से उसका नाम भी पड़ा जो कि टैच था। अब देखो बात ऐसी है कि असली लाइफ में कोई व्हाइट बियर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, एडवर्ड टीच ही ब्लैक बियर्ड था, और इसी के नाम से इन दोनों पायरेट्स को बनाया गया था, ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड। तो हो सकता है ऑर्डर सेंसर ने ऐसे ही सोचा होगा कि आगे
चल के इन दोनों को मर्ज कर देंगे। और इसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि दोनों के डेविल फ्रूट्स एक ही बंदे को दे देते हैं। और क्योंकि ब्लैक बियर्ड ही एग्जिस्ट करता था रियल वर्ल्ड में, इसीलिए अभी भी ब्लैक बियर्ड ही एग्जिस्ट करता है दोनों के पावर्स के साथ। काइंड ऑफ मुझे ऐसा ही लगता है इस पूरी स्टोरी देख के। असली वाले ब्लैक बियर्ड का एक बहुत ही सिग्नेचर मूव था कि इसने अपने अपीयरेंस को भी बहुत ही ज्यादा ऐसे रूथलेस दिखाने की कोशिश की थी। मतलब ये क्या करता था, ये कुछ जलने वाली चीजों को अपने बियर्ड में बांध लेता था, जिसकी वजह से जब ये फाइट वाइट करने जाता था बैटल वगैरह में, तो वहां पर इसके पूरे मुंह पे ऐसे स्मोक और फायर दिखता था, जिसकी वजह से ये लोगों के दिल में डर फैला देता था अपने लिए। 1716 की बात है, ब्लैक बियर्ड ने बेंजामिन हॉर्नी गोल्ड के साथ हाथ मिला लिया था। अभी इसके बारे में हमने बात की थी बेलेमी से, एक ऐसे जब बेलेमी को वोट किया गया तो हॉर्नी गोल्ड ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो बेंजामिन हॉर्नी गोल्ड शायद इसका फर्स्ट मेट बना और बाद में ब्लैक बियर्ड कैप्टन बन गया इन दोनों की शिप का। इसके बाद इन्होंने कैरेबियन सी में जो कोहराम मचाया भाई, इंग्लिश, फ्रेंच और डच तीनों के शिप्स लूटे, पेल के लूटे। मतलब सिर्फ इन्हें ही जाना जाता था पूरे के पूरे कैरेबियन सी में। ब्लैक बियर्ड यूजुअली नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर भी ऑपरेट किया करता था और अटलांटिक ओशन के आसपास में भी इसका काम चलता था। बाकी सारे पायरेट्स की तरह ये भी बहुत ब्रूचुअल था, जहाँ पे ये प्रिजनर्स को मार डालता था और उन्हें टॉर्चर भी करता था। लेकिन जितना बाकी लोग के बारे में सुनने को मिला कि वो उसके ऑर्गन्स वगैरह निकाल देते, तो ये काम ये शायद नहीं करता था। 1718 की बात है, एक बहुत बड़ा नेवी फोर्स बना जिसे लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मायर्ड लीड कर रहे थे, जो कि रॉयल नेवी से थे। और फिर इनका मेन मिशन था या तो पकड़ो या तो मार डालो ब्लैक बियर्ड को। बहुत बड़ा बैटल हुआ नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट पर, और जहां पर ब्लैक बियर्ड को जान से मार डाला गया और उसकी शिप को पकड़ लिया गया। ब्लैक बियर्ड का सर उसकी धड़ से अलग कर दिया गया और उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया गया। ऐसा भी बोला जाता है कि इसके सर को एक जगह पे लटका दिया गया ताकि बाकी पायरेट्स को वार्निंग मिले। भले ही वो ज्यादा टाइम तक एक्टिव नहीं रहा, मतलब 1716 में उसने स्टार्ट किया, फिर 1718 में पकड़ा गया, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा इसका लेजेंड बढ़ गया, इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया कि आगे चल के इसे कई सारे बुक्स, मूवीज और फिक्शन में इसे देखने को मिलता है, जिनमें से एक तो हम देख ही रहे हैं और एक और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की 4th मूवी देखी है तो उसमें भी एक ब्लैक बियर्ड करके कैरेक्टर है। और नंबर 1 पर कौन आ सकता है, जरा एक बार सोचो। यस, द लेजेंडरी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर, द मैन हु स्टार्टेड द ग्रेट पायरेट एरा। ये वही बंदा है जिसने पूरे वर्ल्ड का वेल्थ, फेम और पावर को एक्वायर कर लिया था, जो पायरेट किंग बना। और इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था कि मरीन्स की भी गांड फटती थी इस आदमी से। ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है गॉड वैली और एडवार जैसे बड़े बड़े बैटल्स के लिए। और आज भी जब भी इसका एक सीन देखने को मिल जाता है ना, तो लोग पागल हो जाते हैं। और जब रॉजर ने सब कुछ एक्वायर कर लिया तो उसने अपने आप को मरीन्स को सौंप दिया। और जब वो अपने एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म पर था, तब उन्होंने वहां पे सबके सामने अपनी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया और कहा कि जिसके गांड में दम है, निकलो और जाके ढूंढ लो। जस्ट लाइक रॉजर एक रियल लाइफ पायरेट भी था जिसका नाम था ओलिवर लेवासुर। ये एक फ्रेंच पायरेट था जो कि मेडागास्कर के पास ऑपरेट करता था, करीब 1600 से लेके 1700 के बीच में। भाई ये बंदा जस्ट लाइक रॉजर की तरह ही था। और अगर इसकी बाउंटी हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो $160 मिलियन आएगी। और जब इसने सारे ट्रेजर को अपना बना लिया था, तो सेम एज रॉजर इसने अपने एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म पर अपना नेकलेस क्राउड में फेंक दिया। इसमें एक क्रिप्टोग्राम था जिससे कि पायरेट्स इसका ट्रेजर ढूंढ सके, जस्ट लाइक रॉजर ने सबको वन पीस के बारे में बताया था। और ठीक रॉजर के जैसा एक और कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था फूजीवारा नो सुमितोमो। और ये एक नोबल मैन था जिसने सेंट्रल जापानीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल किया था। इसके बाद ये भी एक पायरेट बन गया था। और जब सुमितोमो अपने पीक पे था तो इसके पास 1000 शिप्स हुआ करते थे और ये पूरे सीतो इनलैंड सी पे रूल किया करता था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कमर्शियल रूट ब्लॉक करता था। इसी वजह से कोर्ट ने बहुत सारे ऑफिसर्स, वो भी बहुत बड़ी फ्लीट के साथ इसकी तरफ भेज दिया, बट वो लोग इसको हरा नहीं पाए। इस बंदे की एक्चुअल डिफीट हुई थी बैटल ऑफ हकाटा बे में। और जस्ट लाइक रॉजर वो भी वॉर में नहीं मरा था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही मरा था। एक और हम छोटा सा रेफरेंस ले सकते हैं कि सुमितोमो का सरनेम फूजीवारा था एंड इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर मुगीवारा, बट ये भी एक मिस्ट्री है। वैसे अगर हम अपने पहले वाले पायरेट पे जाएं जिसने एक्चुअली में एक पजल फेंक दिया था लोगों की तरफ सॉल्व करने के लिए, उसको तो ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन तक भी उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 1730 में इसको भी पकड़ लिया गया और फ्रेंच अथॉरिटीज ने इसको फांसी की सजा दे दी। लेकिन मरने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, इसने एक क्रिप्टोग्राम फेंक दिया था क्राउड के बीच में, जहाँ पे लोग फिर इसके हिडन ट्रेजर को खोजने के लिए बाहर निकल गए। खैर, लेवासर के मरने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हुई, इसकी लेगेसी आज भी चल रही है और पॉप कल्चर में इसको आज भी जाना जाता है एक बहुत बड़ी कहानी वन पीस के नाम से। वीडियो मस्त थी ना? मैंने बोला था इस वीडियो को तुम लोग एंजॉय करने वाले हो। खैर, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मेरे को कमेंट्स में बताओ इस सेटअप में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अपना दिमाग घुमा रहा हूँ बट लग नहीं रहा फिलहाल के लिए इसके बीच में लाइट वाइट लगाने का, बट दैट इज वन थिंग। अगर तुम लोग को मेरे को सपोर्ट करना तो ज्वाइन बटन का यूज कर सकते हो। एक्चुअली में हमारे चैनल का मेंबरशिप बहुत सस्ता है, सिर्फ 25 रुपए से तुम स्टार्ट कर सकते हो, विच विल एक्चुअली सपोर्ट अस। और मेरे को मेंबर्स ओनली देख के ऐसा लगता है हाँ लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो काम भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो। अदरवाइज मैं कोई
पार्शियलिटी नहीं करता, तुम डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, नॉर्मली मुझसे बात कर सकते हो। अगर तुमने मेंबरशिप लिया भी हो या फिर नहीं भी लिया हो, अभी मैं ज्वाइन हूँ भाई, म्यूट करके इधर आया, तो आ सकते हो। मैं वहाँ 24 घंटे पड़ा रहता हूँ। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह भी देखते रहते हैं। ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं जाके अपना प्रोग्रामिंग वाला काम देखता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।